सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आलू गोश्त, भिंडी, मटर गोश्त, कोफ्ता, अंडा, ग्रेवी। बैरे ने आज के सालन के बारे में बताया और वो कवि हैकल बैरे के मोटे बाजुओं और बड़ी बड़ी मूंछों को देखने लगा। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि खामोशी से उठकर बाहर निकल जाए, लेकिन पेट में उठने वाली भूख की टीसों और बेजान पिंडलियों ने उसे उठने नहीं दिया। जल्दी बोलो साहब, अभी और लोगों के लिए भी खाना लाना है। बैरा दूसरे मेज़ों की तरफ देखकर कहने लगा। कोई दाल या सब्जी नहीं है? उसने पूछा। माश की दाल और मूंग की दाल, बैरे ने जल्दी जल्दी से कहा। मूंग की दाल ले आओ और साथ 2 रोटियां। दाल फ्राई होगा साहब, बैरे ने उसके सामने से पानी का जग और गिलास उठाते हुए कहा। नहीं भाई, सादा ही ले आओ, उसने कमजोर से लहजे में कहा और बैरा किसी के पैसों की हाँक लगाता हुआ वहां से चला गया। उसने आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। भूख और कमजोरी की वजह से आंखों के डेले भी दुख रहे थे। दोनों आंखों पर हथेलियां रख लेने से उसे बेहद सुकून महसूस हुआ। दुनिया उसकी नजरों से ओझल हो गई। फिर बैरे के प्लेटें रखने की आवाज से उसने आंखें खोली। सामने रखी हुई गरम गरम दाल और रोटियां देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये दाल और ये रोटियां उसी के लिए थीं। उसने चारों तरफ देखा। वो मुंतजिर था कि बैरा अभी उसकी नीयत भांप कर उसके सामने से दाल और रोटियां उठा लेगा, और फिर वही भूख, वही नकाहत। उसने जल्दी से दाल की प्लेट अपने करीब सिरका ली, पूरी रोटी हाथ में पकड़ ली और फिर जल्दी से उसे तोड़ डाला और उसका नवाला बनाकर दाल में डुबो दिया। अब तो ये रोटी होटल वालों के लिए बेकार हो गई है, क्योंकि अब मैंने उसे तोड़ लिया है। अब इसे उठाने से उन्हें क्या फायदा होगा। उसने नवाला अपने मुंह में रख लिया और जल्दी जल्दी से उसे चबाने लगा, ताकि नवाला हलक से उतरे तो भूख की टीसें कुछ कम हो। पूरे 4 दिन तक सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। 4 दिन कबल एक डबल रोटी मिल गई थी, जिससे वक्ती उसकी पेट की आग बुझ गई। उसके साथ ये बेबसी की सूरत हाल क्यों पेश आई? जरा माजी में चलिए। और फिर हुआ यूं कि उस फरिश्ता सिफ्त इंसान ने एक शैतान औरत से शादी कर ली। ये औरत नौजवान थी और उसका शौहर बूढ़ा। बेजोड़ शादी रंग लाई। नौजवान औरत उसके पीछे पड़ गई। घर में एक खूबसूरत नौजवान मर्द था। बूढ़े शौहर को बेवकूफ़ बनाकर उस औरत ने उसके साथ रंगरलियां मनाने की कोशिश की, लेकिन वो एहसान फरामोश नहीं था। वो उसे अपने मालिक की अमानत समझता था। उसने नरमी से उस औरत को समझाया, उसे बताया कि जो कुछ वो चाहती है वो नहीं हो सकता, और औरत ने उसे धमकियां देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि अगर उसने औरत की आरजू पूरी ना की तो वो उसे बदनाम कर देगी, घर से निकलवा देगी। इससे कबल कि वो औरत ये सब कुछ करती, उसने खामोशी से वो घर छोड़ दिया, वो शहर ही छोड़ दिया। वो किसी कीमत पर अपने मोहसिन को धोखा नहीं देना चाहता था। दूसरे शहर में आकर उसने नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया। उसने एक दिन रात मुलाजमत तलाश करने में लगा दिए और एक स्टोर में उसे मुलाजमत मिल गई। वो पूरी मेहनत और दयानतदारी से काम करने लगा। 3 साला मुलाजमत में उसने कभी भी अपने मालिकान को शिकायत का मौका नहीं दिया। वो इस पर भरोसा करने लगे, लेकिन एक बार फिर उसकी किस्मत ने पलटा खाया। स्टोर में आग भड़क उठी, ऐसी खौफनाक आग कि कोई चीज सलामत न रही। सब कुछ जल गया और इस तबाही से स्टोर के मालिक का हार्ट फेल हो गया। उसे स्टोर की तबाही और उसके मालिक की मौत का बेहद रंज हुआ। चंद रोज तक वो अपने तौर पर रंज और गम में डूबा रहा, लेकिन फिर उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसे मुलाजमत तलाश करनी चाहिए। स्टोर में तनख्वाह इतनी थी कि खाने पीने के अलावा कुछ बचाया नहीं जा सकता था। एक जोड़े ने अपने मकान में 20 रुपये माहवार पर उसे एक कमरा दे रखा था, जो किराए पर था। हर महीने की 28 तारीख से ही 20 रुपये का तकाजा शुरू हो जाता और पहली तारीख को अपने कमरे में दाखिल होने से पहले वो कमरे का किराया अदा कर दिया करता। अगर फाका भी करना पड़ता तब भी वो कर लेता, मगर कमरे का किराया देना जरूरी था। इसीलिए उसे फौरन एक मुलाजमत दरकार थी। चनाचे उसने मुलाजमत तलाश शुरू कर दी, लेकिन इस बार तो किस्मत बेहद सख्त हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं। मामूली से मामूली नौकरी भी उसे नहीं मिल रही थी। उसने कोशिश जारी रखी। पहली तारीख करीब आती जा रही थी और उसका खून खुश्क हो रहा था। फिर पहली तारीख भी आ गई और उसने निहायत आजिज़ी से उन लोगों से 1 महीने की इजाज़त मांगी, इस शर्त पर कि दूसरे महीने दोनों महीनों का किराया इकट्ठा अदा कर देगा।
जोड़ा जैसे सकते में रह गया। पूरे 20 रुपए के लिए वो कैसे सब्र कर रहे थे। ये उस दौर की बात है जिस वक्त 20 रुपए आज के 20,000 रुपए के बराबर थे। दूसरा महीना भी खाली गुजर गया, कोई नौकरी नहीं मिली, फाके होने लगे। उसे इन फाकों की फिक्र नहीं थी, वो तो सिर्फ किराए के लिए फिक्रमंद था। जब उसने तीसरे महीने के लिए मोहलत मांगी तो वो दोनों मियाँ बीवी गुस्से से आपे से बाहर हो गए। उन्होंने उसके कमरे में घुसकर उसके सामान पर कब्जा कर लिया और उससे कह दिया कि 1 हफ्ते के अंदर पैसों का बंदोबस्त कर दे तो अपना सामान ले जाए, वरना इधर का रुख ना करे। लेकिन 1 हफ्ते में क्या होना था। हफ्ता पूरा होने के बाद उसने उधर का रुख नहीं किया और उसके बाद से आज तक न जाने क्या हुआ कि पूरे 2 साल हो रहे थे और ये 2 साल 2 सदियां बनकर गुजर रहे थे। बार बार उसे अपनी कसम पुरसी पर रोना आया। न जाने उसने किस तरह जलीलो ख्वार होकर अपने पेट का दोज़ख भरा था। वो उस वक़्त तक फाके में रहता जब तक कुव्वत बर्दाश्त रहती और उसके बाद जिस तरह भी उसे जो कुछ मिल जाता वो खा लेता। आज भी पूरे 4 दिन के बाद वो इस होटल में दाखिल हुआ था। टांगों में खड़ी होने की हिम्मत नहीं थी, आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। होटल के दरवाजे से वो बमुश्किल अंदर दाखिल हुआ। अब यहाँ से कुछ खाए पिए बगैर वो कैसे जा सकता था। नतीजे में उसके हाथ में रोटी और सामने दाल की प्लेट। वो कोरमा मुर्ग या कोई और चीज़ खा सकता था, लेकिन वो चाहता था कि कम से कम पैसों की चीज़ खाए ताकि पैसे ना देने का रद्द अमल भी ज़रा कम हो। दोनों रोटियां और दाल ख़त्म हो गई। कई दिन से भूखा पेट इन 2 रोटियों से क्या भर सकता था, लेकिन सहारा हो गया, कुछ आसरा हो गया। उसने 2 गिलास पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। इस वक्त बहरा उसके करीब से गुजरा, पूछने लगा चाय लाऊं साहब, और उसकी गर्दन जल्दी से हाँ में हिल गई। चाय की ख्वाहिश को वो नहीं रोक सकता था। न जाने कितने दिन से उसने चाय नहीं पी थी। उसे तो याद भी नहीं था कि चाय की शक्ल कैसी होती है। बैरे ने उसके सामने थोड़ी देर के बाद चाय लाकर रख दी और वो उसके छोटे छोटे घूंट पीने लगा। भूख ज़ायल हो चुकी थी और हवास वापस आ चुके थे। उसे एहसास हो रहा था कि वो क्या कर बैठा है। उसने होटल में बैठे हुए एक एक फर्द को देखा। अभी जब उसकी बेइज्जती होगी तो ये सब लोग उसे देखकर उसे गालियां निकालेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और उस पर हंसेंगे। यही सोचकर उसका सर चकराने लगा। वो इन लोगों की निगाहों का सामना कैसे करेगा। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने से क्या हो सकता था। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली गायब तो नहीं हो जाती। एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उसके सामने था। अचानक उसके जहन में एक चमक सी पैदा हुई। क्यों ना कोई झूठ बोला जाए, सच बताने के बजाय चालाकी से काम लेकर यहां से निकला जाए। ये वंडरफुल आइडिया है। आज तक मैंने नेकी और सच्चाई का ही सामना किया है, आज झूठ का सहारा लेकर देखते हैं। फिर जब नौकरी ही नहीं मिल रही तो फिर सच बोलने से क्या फायदा। बिल्कुल झूठ मुनासिब रहेगा। वो बड़े इत्मीनान से कुर्सी से उठा और उसने झूठ बोलने का फैसला कर लिया। 10 आने हिसाब से 10 आने। बैरे ने जोर से आवाज लगाई और वो काउंटर पर आकर रुक गया। उसने इत्मीनान से कोट में हाथ डाला, फिर एक जेब, दूसरी जेब और फिर तीसरी। फिर उसने मुस्कुराते हुए काउंटर क्लर्क से कहा, माफ करना भाई, मैं बटुआ मेज की दराज में भूल आया हूँ। अभी आपको खाने के पैसे भिजवाए देता हूँ। कोई बात नहीं साहब, आप भिजवा दीजिएगा, काउंटर क्लर्क ने कहा और वो आराम से बाहर निकल आया। वो हैरान रह गया। मामूली से झूठ ने कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। इसका मतलब है कि इस दुनिया में अब सच के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही। झूठ बोलो और ऐश करो, लेकिन नहीं, ज़मीर भी कोई चीज़ है। उसका ज़मीर फिर फड़फड़ाने लगा। उसका दिल चाहा कि काउंटर क्लर्क से कह दे कि उसने झूठ बोला है, उसके पास कोई बटुआ नहीं और ना ही कोई पैसे हैं और वो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। दीवानगी के आलम में वो वापस पलट पड़ा, लेकिन चंद कदम से आगे नहीं बढ़ सका और फिर वो निढाल सा एक तरफ चलने लगा। उसने फैसला किया कि वो झूठ से बचने की कोशिश करेगा। जो होना था वो हो चुका, मगर आइंदा ऐसा नहीं करेगा। वो चलता रहा और फिर एक पार्क में पहुंचकर बेंच पर बैठ गया। कई दिन के बाद पेट भरा था, नींद आने लगी और वो बेंच पर ही सो गया। फिर उस वक्त आंख खुली जब किसी ने उसके ऊपर पानी डाल दिया। उसने घबरा कर पानी डालने वाले को देखा, लेकिन वो एक अजीब बात थी कि बारिश हो रही थी। कोई उस पर पानी नहीं डाल रहा था, बल्कि बारिश के कतरे उस पर पड़ रहे थे। दिसंबर का महीना था, सर्दी पड़ रही थी। ऐसे में ये बारिश इन लोगों के लिए किस कदर तकलीफदेह होती है जिनका कोई घर नहीं होता। उसका भी कोई घर नहीं था, किसी भी फुटपाथ पर रात बसर हो जाती थी।
लेकिन इस तेज बारिश में फुटपाथ भी उसके काम की नहीं थी। वो उठकर एक घने दरख्त के नीचे पहुंच गया। बारिश तेज होती चली जा रही थी। थोड़ी देर के बाद दरख्त से भी पानी टपकने लगा और उसका कोट भीग गया। उसे वहां से भी भागना पड़ा। रात हो चुकी थी और फिर बादलों की वजह से भी अंधेरा कुछ फैल गया था। रोशनियां जल उठी, उसे दूर रोशनी नजर आई और वो उस तरफ दौड़ने लगा। शायद कोई चाय खाना मिल जाए। रोशनी एक खूबसूरत कोठी के गेट पर जलते हुए बल्ब की थी। कोठी का गेट बंद था। उसने जैली खिड़की को धकेल कर देखा, खिड़की खुली हुई थी। वो जल्दी से अंदर घुस गया। सामने ही पोर्च नजर आ रहा था, जिसके नीचे एक चौकीदार मौजूद था। कौन है? चौकीदार ने कड़क कर पूछा। बारिश से पनाह लेने आ गया हूं खान साहब। जब बारिश रुकेगी तो मैं चला जाऊंगा, उसने आजिज़ी से कहा। अच्छा अच्छा, खान साहब ने गर्दन हिला दी और फिर जेब से नस्वार की डिबिया निकालकर उसे नस्वार पेश की। उसके मना करने पर उन्होंने एक चुटकी अपने होंठ में दबाई और फिर मुदब्बराना अंदाज में बोले, अभी बारिश और होगी और सर्दी बढ़ जाएगी, तुम किधर रहता है? उसने जवाब दिया, फुटपाथ पर। और खान साहब चौंक कर उसे देखने लगे। उनकी आंखों से शक झांकने लगा। फुटपाथ पर रहने वाला कोई शरीफ आदमी नहीं हो सकता था, जिसका कोई घर बार ना हो, कोई ठिकाना ना हो। वह शरीफ आदमी हो ही नहीं सकता। बारिश हल्का हो तो इधर से चले जाओ, हमारा साहब आता होगा, खान साहब ने एकदम खुश्क से लहजे में कहा। और उसे अफसोस होने लगा कि उसने सच क्यों बोला। वो कह देता कि यहाँ से थोड़ी दूर पर उसका बंगला है। उसकी कार खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अंदर आना पड़ा, तो शायद रात गुजारने के लिए उसे जगह मिल जाती। यहाँ पोर्च में क्या वो शानदार बंगले के अंदर रह सकता था। इतनी देर में बाहर से हारन की आवाज आई और खान साहब जल्दी से गेट की तरफ बढ़ गए। उन्होंने गेट खोल दिया और स्याह रंग की बड़ी सी कार अंदर दाखिल हो गई, जिसकी छत से पानी फिसल रहा था। इंजन बंद हो गया और गेट खोलकर एक खूबसूरत औरत कीमती शाल ओढ़े नीचे उतर आई। दूसरी तरफ से उधेड़ उम्र का एक मर्द भी शानदार सूट पहने और दांतों में सिगार दबाए नीचे उतरा और दरवाजा लॉक करने लगा। फिर उसकी निगाह उस पर पड़ी और उसने चौंक कर खान चौकीदार से पूछा, ये कौन है? बारिश से बचने के लिए इधर आ गया है साहब, खान ने बताया। और फिर औरत उसे गौर से देखने लगी। कहाँ रहते हैं आप? उसने निहायत नरम और मुतरन्नम आवाज में पूछा। उसके जवाब देने से पहले खान एकदम बोल उठा। बोलता है जी, इसका कोई घर नहीं, फुटपाथ पर रहता है। तो यहाँ क्यों आया है? बारिश तो सारी रात भी हो सकती है, बाहर निकालो इसे। आजकल कारें चुराने की वारदातें बहुत हो रही हैं। कीमती सूट वाले ने खान की बात सुनकर करख्त लहजे में कहा और खान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ भाई साहब, निकलो इधर से। और फिर सूट वाला उस वक्त तक पोर्च में खड़ा रहा जब तक उसे बाहर नहीं निकाल दिया और दरवाजा बंद नहीं कर दिया। उसे सच की सजा मिल गई थी। वो बाहर निकल आया। बारिश तूफानी अंदाज में हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो कभी बंद नहीं होगी। आन की आन में उसके सारे कपड़े पानी से शराबूर हो गए। सर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी। उसका जिस्म कपकपाने लगा। 2 साल की फाका कशी की जिंदगी ने उसकी तमाम कुव्वत छीन ली थी। वो बुरी तरह निढाल हो गया। एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। वो गेट से लगकर बैठ गया। उसने घुटनों में सर दे दिया, लेकिन उससे सर्दी तो दूर नहीं हो सकती थी। उसे इसी तरह बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया। दफतन उसके सीने में सख्त दर्द उठा। शायद सर्दी अपना काम कर गई थी। दर्द बढ़ता रहा, उसके अंदर से कराहें निकलती रहीं। काश वो सच ना बोलता। अगर वो सच ना बोलता तो उसे कोठी में जरूर पनाह मिल जाती। लेकिन ये दुनिया इस कदर जालिम क्यों है? जुल्म करने वालों को जिंदा रहने का क्या हक है? मजलूम इस कदर बेबस क्यों है? और उसके जहन ने जवाब दे दिया, सिर्फ बुज़दिली की वजह से। बुज़दिलों के लिए जमीन पर कोई गुंजाइश नहीं। अगर जिंदा रहना है तो दुनिया से अपना हक छीन लो। उसकी मुट्ठियां भेंच गईं। इतनी बड़ी कोठी है, इसमें सिर्फ चंद अफराद होंगे। और हाँ, उसकी जगह भी मौजूद है। उसे अपनी जगह हासिल करना होगी, और ना सर्दी और बारिश में वो सुकड़ सुकड़ कर मर जाएगा। उसे अपनी जगह हासिल करनी है। वो अपना दर्द भूल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थीं और उसके चेहरे पर खौफनाक इरादे जन्म ले रहे थे। उसने गेट के नजदीक खड़े होकर अंदर झांका। चौकीदार पोर्च में एक कुर्सी पर बैठा सो रहा था। दूसरे लम्हे वो बंद गेट पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। होती भी तो उसे परवाह नहीं थी। उसका रवां रवां इंतकाम से कांप रहा था। वो अब पहले जैसा बुज़दिल इंसान नहीं था। अगर चौकीदार मुज़ाहमत करता तो उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ता, लेकिन उसकी खुशकिस्मती के चौकीदार सो रहा था। वो कोठी का सदर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया।
तमाम कमरे तारीकी में डूबे हुए थे। सिर्फ 2-3 कमरों से रोशनी झलक रही थी, नीली मध्यम रोशनी जो कमरे के मकीनों के ख्वाब खरगोश में होने का ऐलान कर रही थी। वो चंद कमरों के सामने से गुजर गया और फिर एक कमरे के सामने रुककर उसने दरवाजे के शीशों से अंदर झांका। एक चौड़ी मसहरी पर 2 इंसान सो रहे थे, एक औरत और एक मर्द। उसने उनके चेहरे देखकर उन्हें पहचान लिया। ये वही दोनों फिरौन थे जिन्होंने उसे शदीद बारिश में अपने पोर्च में पनाह देने से इनकार कर दिया था। उसके दांत भिंच गए, दर्द की एक लहर फिर उठी और उसने उसका सीना दबा लिया। ये दर्द उन्हीं का दिया हुआ था, वो इस दर्द का इंतकाम लेगा। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने घूंसा मारकर दरवाजे का शीशा तोड़ दिया, फिर अंदर हाथ डालकर बोलेट खोला और कमरे में दाखिल हो गया। उसके जिस्म पर पानी की धारें पड़ रही थी, लेकिन इस वक्त वो सब कुछ भूल चुका था। उसे इन सुकून से सोते हुए लोगों से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, शदीद नफरत। शीशा टूटने की आवाज पर भी वो नहीं जागे। बारिश के शोर ने भी आवाज किसी कदर दबा दी थी। वो उनकी मसहरी के नजदीक चला आया और फिर उसने उनके ऊपर पड़ा हुआ लिहाफ खींच लिया, सुर्ख रेशमी मखमल का लिहाफ जो गर्म, नरम और गुदगुदा था। उसके साथ ही उसने मसहरी में एक जोरदार ठोकर मारी और वो दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनकी फटी हुई आंखें उस पर जमी थी। औरत ने खौफजदा होकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने लपक कर उसका मुंह दबा दिया। चीखने की कोशिश करोगी तो गर्दन दबाकर मार डालूंगा, वो गुर्राती हुई आवाज में बोला। मर्द थर थर कांप रहा था। मुझे लिहाफ चाहिए, मसहरी से नीचे उतर जाओ, यहां मैं सोऊंगा, उसने कहा और फिर मर्द की तरफ रुख करके बोला, ए सेठ, तुम नीचे उतरो और मुझे कोई लिबास दो, मेरा जिस्म भीग चुका है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, तुम डाकू हो, उस सेठ ने कुपकुपाते हुए कहा और करीब रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कांपती उंगलियों से पुलिस स्टेशन के नंबर डायल करने लगा। मैं डाकू नहीं हूं, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो डाकू ही हूं। सख्त सर्दी, सख्त बारिश में तुमने मुझे अपने पोर्च में पनाह नहीं दी। क्या तुम दुनिया में रहने के काबिल हो? टेलीफोन बंद करो, इस सर्द रात में मैं पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करूंगा, उसने कहा और लपक कर रिसीवर उसके हाथ से छीन लिया। मर्द ने खौफजदा अंदाज में उससे लिपट पड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने टेलीफोन के रिसीवर और उसकी बॉडी को उठा लिया। उसने उसमें लगे हुए तारों को मजबूती से पकड़ा और उसे मर्द की गर्दन में फंसा दिया और फिर जुनूनी अंदाज में उसे दबाने लगा। औरत के हलक से चीख निकली और उसने मसहरी से कूदने की कोशिश की, लेकिन उसकी लात औरत की कमर में पड़ी और वो ऊंधे मुंह मसहरी पर जा गिरी। फिर उसने सीधे होने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ मर्द की आंखें हलकों से उबल पड़ी थी और वो बेबसी से हाथ पांव मार रहा था और चंद ही लम्हों के बाद वो ठंडा हो गया। इंसानियत से जरा बराबर दिलचस्पी ना रखने वाला फिरौन, जो किसी परेशान हाल इंसान को अपनी कार खड़ी करने की जगह पर भी पनाह न दे, उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। उसे उसकी मौत का जरा भी दुख नहीं था। उसने उसे मसहरी के नीचे धकेल दिया और टेलीफोन इसी तरह फेंक दिया और फिर औरत की तरफ बढ़ा। मुझे कपड़े दो, उसने औरत के बाल पकड़कर उन्हें खींचते हुए कहा। देती हूं, अभी देती हूं, औरत ने खौफजदा अंदाज में कहा। जल्दी से मसहरी से नीचे उतर गई। फिर उसने करीब की अलमारी से उसे कपड़े निकाल कर दिए जो शायद वो सेठ के थे। उसके बदन पर ढीले थे। उसने औरत को दूसरी तरफ रुख मोड़ने को कहा और फिर कपड़े पहनकर मसहरी पर आ गया। औरत खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। ये लिहाफ मुझे उड़ा दो, उसने कहा और औरत लिहाफ उसके जिस्म से लपेटने लगी। कितना गर्म था, कैसा फरहत बख्श, उसने सोचा और फिर दर्द की लहर उठी और उसके हलक से एक कराह निकल गई। तुम चाहो तो तुम लिहाफ का एक हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ सकती हो, मैं रात भर यही रहूंगा और फिर सुबह होते ही चला जाऊंगा, उसने औरत से कहा, जिसका बदन होले होले कपकपा रहा था, न जाने सर्दी से या खौफ से। उसे उस सर्दी से कांपती हुई औरत पर रहम आ गया। औरत इसी तरह खड़ी रही और उसने दोबारा कदरे सख्त लहजे में कहा और वो जल्दी से मसहरी पर आ गई। उसने भी थोड़ा सा लिहाफ अपने ऊपर ओढ़ लिया। दोस्तों, कहानी के दरमियान में हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल की वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। औरत ने उसके कहने पर थोड़ा सा लिहाफ अपने ऊपर ओढ़ लिया। वो मुजरिम बन गया था लेकिन एक मुकम्मल शैतान नहीं बना था, इसलिए उसने औरत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। औरत उसकी तरफ गौर से देखने लगी। वो कहने लगा, क्या देख रही हो, ये तोहफा तुम्हारा ही दिया हुआ है,
अगर तुम मुझे पोर्च में खड़े रहने की इजाज़त दे देती तो मैं ऐसा ना करता जो कुछ कर चुका हूँ। तुम्हें शायद नमूनिया हो गया है, क्या मैं तुम्हारे लिए दवा ले आऊं? वो मुस्कुरा कर कहने लगा, चालाक बनने की कोशिश कर रही हो तुम, जो इंसान और कुत्ते में फर्क महसूस नहीं कर सकती, मेरे दर्द की दवा करोगी? अगर तुमने मसहरी से हिलने की कोशिश की तो तुम्हें भी उसी सेठ के पास पहुंचा दूंगा। उसने मसहरी के नीचे पड़े हुए उस सेठ की लाश की तरफ इशारा किया और वो औरत बैठने के बजाय लेट गई। खौफ की वजह से शायद उसमें बैठने की सकत भी नहीं थी। कैसे अनोखे हैं ये लोग। वो यकीनन इसका शौहर होगा जो सेठ मर चुका है, लेकिन औरत को उसकी मौत का जरा भी एहसास नहीं। वो सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए कोशां है। वो अपनी जिंदगी बचाना चाहती है। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुटने लगी। सीने का दर्द अचानक तूफानी हो गया, बाहर होने वाली बारिश से भी ज्यादा। और फिर उसके हवास जवाब देने लगे। वो माही बेआब की तरह तड़पने लगा। फिर लाख कोशिश के बावजूद वो होश में नहीं रह सका। सीने का दर्द अब पूरे जिस्म में शुरू हो चुका था। तड़पते तड़पते वो बेहोश हो गया। न जाने कब तक बेहोश रहा। होश आया तो अस्पताल में था। एक खूबसूरत सी नर्स उससे थोड़े फासले पर खड़ी चार्ट देख रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। पहले उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के आसार उभरे, फिर हमदर्दी के। उसने पूछा, कैसी तबीयत है? ठीक हूं, ये अस्पताल है ना? उसने पूछा। जी हाँ। वो पूछने लगा, मुझे यहाँ कौन लाया है? उसने दूसरा सवाल किया। नर्स ने कहा, पुलिस आपको यहाँ लेकर आई है। और वो चौंक पड़ा। एक एक करके रात के तमाम वाकयात उसके जहन में घूमने लगे। यकीनन उसे पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया होगा और अब सरकारी मेहमान के तौर पर उसका इलाज करवाया जा रहा है ताकि उसके ठीक होने पर उस पर मुकदमा चलाया जा सके। उसने नर्स को पुकारा, क्या मुझे गिरफ्तारी के वाकयात बता सकती हैं? हाँ, अखबारात के मुताबिक मुझे मालूमात मिली हैं। 6 दिन से अखबारात में तुम्हारे बारे में तफसीलात आ रही हैं। एक परेशान इंसान की हैसियत से लोगों को तुमसे हमदर्दी भी है और एक कातिल की हैसियत से नफरत भी। तो मैं 6 दिन से अस्पताल में हूँ। हाँ, तुम्हें 6ठे दिन बाद होश आया है। खूब। हाँ, तो मेरे बारे में क्या तफसीलात हैं? वो कहने लगी, मिसेस रशीद तुम्हारे कत्ल की ऐनी गवाह हैं। उन्होंने बयान दिया है कि सख्त बारिश में तुम उनकी कोठी में पोर्च में खड़े थे। सेठ साहब ने तुम्हें कोई उचक्का समझकर बाहर निकाल दिया। आधी रात के करीब तुम सेठ साहब की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। उस वक़्त तुम्हारे अंदाज में दीवानगी थी और तुमने सेठ साहब को कत्ल कर दिया और मिसेस रशीद को धमकियां देते हुए उनकी मसहरी में घुस गए। तुम्हें नमूनिया हो गया और तुम बेहोश हो गए और फिर उनकी मिसेस ने पुलिस को टेलीफोन कर दिया। औरत ने ठीक बयान दिया है। उसने बिल्कुल ठीक कहा है। एक एक बात दुरुस्त है। मैंने उस इंसान दुश्मन को कत्ल करके कोई बुरा काम नहीं किया। मैं परेशान हाल था, मेरा कोई घर नहीं था, बारिश बहुत थी और सर्दी भी। मैंने उसकी कार वाली जगह पर पनाह ली और उसने मुझे उचक्का समझकर वहां से निकाल दिया। मैं बारिश में भीग गया और मुझे नमूनिया हो गया। अगर मैं उसे कत्ल न करता तो फिर क्या करता? पुलिस केस को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रही है। वो साबित करना चाह रही है कि पोर्च में भी तुम सेठ रशीद को कत्ल करने की नीयत से खड़े हुए थे और वहां नाकाम होने की सूरत में तुम उनके कमरे में घुसे। पुलिस कुछ भी साबित करने की कोशिश करे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो दुरुस्त कह रहा हूं। मेरा क्या होगा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैं तो तुम्हें इन फिरौनों की हकीकत बता रहा हूं जो गरूर में अपना सानी नहीं रखते और फिर मेरे जैसे इंसानों के हाथों कुत्ते की मौत मरते हैं। उसने पुरजोश लहजे में कहा और नर्स हैरत से उसे देखने लगी। उसी वक्त एक डॉक्टर साहब अंदर दाखिल हुए। उसे होश आ गया। नर्स, पुलिस इसका बयान लेना चाहती है। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं होश में हूँ, पुलिस को भेज दें। नर्स के बजाय वो बोल पड़ा और डॉक्टर चौंक कर उसे देखने लगा। फिर वो बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद एक पुलिस सुपरिटेंडेंट, एक इंस्पेक्टर और चंद सब इंस्पेक्टर साथ थे। कांस्टेबल शायद बाहर खड़े रह गए थे। एसपी साहब ने नरम लहजे में पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? शुक्रिया, ठीक हूं, उसने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। क्या तुमने होशो हवास में सेठ रशीद को कत्ल किया है और उस वक्त तुम्हारे ऊपर कोई जुनूनी कैफियत तारी थी? दिल तो चाह रहा है जनाब सच ना बोलूं। सच दुनिया की सबसे बुरी चीज है, सबसे गंदी, सबसे गलीज। लेकिन अफसोस ये भी नहीं कहना चाहता कि उस फिरौन को मैंने कत्ल नहीं किया, क्योंकि इस तरह मैं अपने अजीम कारनामा किसी दूसरे को नहीं सौंपना चाहता। उसे मैंने ही कत्ल किया था
और उस कत्ल पर मैं फख्र करता हूँ, उसने जहर खंद लहजे में कहा। क्यों, क्या उससे तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी थी? पुलिस वाले एसपी ने पूछा। हाँ, 2 साल पुरानी। पूरे 2 साल से सेठ रशीद जैसे लोगों ने मुझे ठुकराया है। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने जिंदगी के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए। वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। वो मुझे बेबसी की मौत मार डालना चाहते थे और मैं उस रात सेठ साहब रशीद अहमद के ऊपर कातलाना हमला करके उन्हें मार डाला। उसने शदीद तरीन सर्द रात में मुझे बारिश में अपने पोर्च तक में खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जहां उसकी कार खड़ी होती थी। उस बेजान मशीन को उसने मुझ जैसे जानदार पर तरजीह दी। चुनाचे मैंने उसे कत्ल कर दिया और मैं अपने इस फेल पर जरा भी शर्मिंदा नहीं। पुलिस अफीसर के कहने पर मुहर्रर ने उसका बयान कलम बंद किया। अभी डॉक्टर उसे छुट्टी नहीं दे सकते थे। अलबत्ता उस पर पुलिस का सख्त पहरा था क्योंकि वो कातिल था, कातिल भी एक बहुत बड़े सेठ का। तकरीबन 1 माह अस्पताल में गुजरा और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। अस्पताल में उसे बहुत अच्छी फिजा मिली थी, खुराक और मुनासिब दवाएं। पूरा महीना उसके बेहतरीन इलाज में गुजरा। उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई और उसकी वजाहत और निखर आई थी। फिर उस पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया। 1 हफ्ते तक उसे लॉकअप में रखा और पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। उस दौरान वो बहुत खुश था। इकबाल जुर्म था, इसलिए पुलिस को तशद्दुद करने की जरूरत नहीं पेश आई। जेल की जिंदगी से भी उसे कोई कोफत नहीं हुई, बल्कि उसे अफसोस हुआ कि पहले ये ख्याल उसके जहन में क्यों नहीं आया। यहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है। मेहनत करो, मुशक्कत करो और रोटी खाओ। दुनिया की सियासत और गंदगी से दूर रहो। उस पर मुकदमा चलता रहा। हुकूमत ने उसके लिए वकील सफाई मुकर्रर किया जो उसकी पैरवी करता था, लेकिन वकील सफाई की तमाम कोशिशों पर वो अपने बयानात से पानी फेर देता। जेल में उसके बहुत से दोस्त बन गए। तकरीबन सभी दोस्त थे सिवाय बूढ़े तौफीक बाबा के। तौफीक बाबा को जेल आए हुए 11 साल गुजर चुके थे, लेकिन इन 11 सालों में उन्होंने किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया। वो सबसे अलग थलग रहते थे। नमाजी परहेजगार आदमी थे, उसके साथ ही तंदुरुस्त और तवाना भी। जो काम उन्हें दिया जाता वो बखूबी करते थे, इसलिए जेल के लोग उनसे बहुत खुश थे और उनकी इज्जत भी करते थे। लेकिन तौफीक बाबा ने जेल के हुकाम की दी हुई कोई भी सहूलत कबूल नहीं की। वो हर पेशकश को ठुकरा देते। इसी तरह उनकी शख्सियत मुनफरिद नौयत की हामिल बन गई। तौफीक बाबा से बहुत मुतासिर था वो। कई बार उसने उनके करीब होने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी हिम्मत अफजाई नहीं की। लेकिन आखिरकार एक दिन वो उनसे उलझ पड़ा। बज़ाहिर आप नमाजी हैं तौफीक बाबा, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी नमाजें बेकार हैं। आप खुद दूसरों से अलग थलग अपने आप को डाले रखते हैं। क्या आप में गुरूर नाम की चीज़ बहुत ज़्यादा है? उसने जहरीले अंदाज में कहा और तौफीक बाबा उसे चौंक कर देखने लगे। उसका ख्याल था कि इस गुफ्तगू से तौफीक बाबा का पारा चढ़ जाएगा। मुमकिन है वो गाली गलोच पर भी उतर आए, लेकिन उन्होंने निहायत नरम अंदाज में कहा, बेशक गुरूर अच्छी चीज़ नहीं है बेटा, बल्कि दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। लेकिन तुम्हें इस बात का कैसे एहसास हुआ कि मैं मगरूर हूं? तौफीक बाबा, आपके अंदाज से आपको खुद दूसरों से अलग थलग रहते हैं। आप किसी से गुफ्तगू नहीं करते, आप किसी के अच्छे बुरे में शरीक नहीं होते। इस तरह आप अपनी शख्सियत को दूसरों से मुनफरिद बनाने की कोशिश करते हैं। तौफीक बाबा उसकी बात सुनकर किसी गहरी सोच में गुम हो गए। यहां भी उन्होंने अपनी शख्सियत का पुरस्रार भरपूर तौर से बरकरार रखा था, यानी कि वो उसकी बातों से चिरागबान नहीं हुए, बल्कि पूरी संजीदगी से सोच में डूब गए। काफी देर के बाद वो गर्दन उठाकर बोले, तुम्हारा ख्याल तो दुरुस्त है बेटा। दर हकीकत इंसान गुनाहों का पुतला है, उसके खमीर में गुनाह रचा हुआ है। बाज़ औक़ात वो खुद को गुनाहों से पाक रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो नादानिस्तगी में भी इस गुनाह से सरजद हो जाते हैं। मुझे बेशक तुम जैसे भी कहो, लेकिन मैं मगरूर नहीं। हो सकता है मुझसे भी कोई कोताही हो गई हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बात से किसी को दिल न दुखे, इसलिए मैं हर एक से अलग थलग रहता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से मेरी इस कोशिश से भी मुझसे गुनाह सरजद हो गया। मैं तुमसे इस गुनाह की माफ़ी चाहता हूँ। वो हैरान रह गया। बूढ़े तौफीक बाबा की शख्सियत का ये पहलू भी एक बहुत अजीम पहलू था, और उस दिन से तौफीक बाबा का रवैया उसके साथ बदल गया। अब वो हमेशा दूसरों के साथ नजर आते, उनसे हंसते बोलते,
और ख़ास तौर पर उसे बहुत अहमियत देते थे और वो अक्सर उनके पास नज़र आता। फिर एक दिन तौफीक बाबा की तबीयत कुछ ख़राब थी। वो उनके पास बैठा था और तौफीक बाबा ज़मीन पर एक कंबल बिछाए और दूसरा ओढ़े हुए लेटे थे। गौहर उन्होंने चंद लम्हों के बाद उसे आवाज़ दी। जी क्या बात है तौफीक बाबा, तुमने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया बेटा। क्या कोई ख़ास बात है तो बताओ बाबा। एक आम सा आदमी हूँ, दुखों की गर्द में पला और हालात के हाथों मजबूर होकर यहाँ चला आया। तौफीक बाबा पूछने लगे क्या मजबूरी थी। बाबा इस दुनिया ने मुझे अपने दरमियान जगह नहीं दी, इसने मुझे बिल्कुल गैर समझ लिया था। मैंने एक दौलतमंद आदमी को कत्ल कर दिया। तौफीक बाबा कहने लगे ये तो तुमने बड़ा गलत किया। कत्ल और वो भी एक इंसान का बहुत बड़ा गुनाह है। मगर बाबा मैंने उससे बदला लिया। जो लोग खुद को बहुत आला समझते हैं और गरीबों को कुछ नहीं समझते, उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तौफीक बाबा कहने लगे बेशक बेटा, दौलत ने इंसान को जानवर बना दिया है, लेकिन दौलत, तुम्हारे ख्याल में क्या दौलतमंद इंसान खुश होता है? नहीं बेटे, ये तुम्हारी भूल है। आज तक मैंने किसी दौलतमंद इंसान को खुश नहीं देखा। वो कहने लगा बाबा ये आपकी अपनी मंतक है। दौलत इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसे सब कुछ दे देती है सिवाय ज़मीर के। दौलत से तो दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। तौफीक बाबा कहने लगे नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। दुनिया में खुशी का कोई वजूद नहीं। दौलतमंद समझते हैं कि दुनिया उनकी इज्जत करती है। मैं कहता हूँ ये सब कुछ बकवास है। हर शख्स मतलब परस्त है। क्या तुम दौलत से खलूस खरीद सकते हो? मैं इस बात को नहीं मानता बाबा। अगर इंसान के पास दौलत है तो कोई गम उसके पास नहीं पहुंच सकता। आप क्या समझते हैं, अगर मेरे पास दौलत हो तो क्या मैं इस कैद से रिहाई हासिल नहीं कर सकता? क्या मैं दूसरों की मोहब्बत और खुलूस हासिल नहीं कर सकता? तौफीक बाबा कहने लगे हाँ मेरे बच्चे, ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें दौलत से कोई चीज़ नहीं मिल सकती और दुनिया की सबसे हकीर चीज़ ही दौलत है। वो उनकी बात सुनकर कहने लगा काश मेरे पास दौलत होती तो मैं अपनी बातों को आप पर साबित करता, लेकिन मैं बहुत बदनसीब इंसान हूँ। वो कहने लगे तुम दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? देखो मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूँ, लेकिन दौलत को सांप और बिच्छू समझता हूँ। गौहर कम से कम यहाँ दौलत की करिश्मा साजी काम नहीं दे सकती। लेकिन गौहर, अगर इन बातों के बावजूद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मैं तुम्हें तजर्बे का मौका फराहम कर सकता हूँ। तौफीक बाबा की बात सुनकर वो हैरानगी से बोला बाबा वो कैसे? अब वो तौफीक बाबा की बातों में दिलचस्पी लेने लगा था और तौफीक बाबा उसे घूरने लगे। कुछ मिनट खामोश रहने के बाद बोले तुम क्या तजर्बा करना चाहते हो? उसने कहा बस जो कुछ आप कह रहे हैं वो मैं तजर्बा करना चाहता हूँ। तौफीक बाबा मुस्कुरा कर बोले अच्छा, तो तुमने तजर्बा करने का फैसला कर लिया है? जी हाँ। वो जानना चाहता था कि तौफीक बाबा ख्वामखा उसे उस पर रोब डाल रहे हैं। अगर वो मालदार होते तो उस तरह जेल के घटिया क्लास में ना होते। मालदार होते तो कोई जुर्म करके जेल नहीं आते। जेलें तो गरीबों के लिए होती हैं। मालदार लोगों का हिसाब किताब तो जेल के बाहर होता है। तौफीक बाबा कुछ देर सोचते रहे, बोले अच्छी बात है गौहर, तो सुनो, मैं तुम्हें 3 ताकतें देता हूँ। पहली ताकत तो ये कि तुम अपने जिस्म को किसी भी दूसरे इंसान के जिस्म में मुंतकिल कर सकोगे, यानी तुम उसकी शक्ल इख्तियार कर सकते हो। जब तक तुम उसके जिस्म में रहोगे वो बजाते खुद कुछ नहीं होगा। दूसरी ताकत यह है कि तुम हर शख्स के ख्यालात पढ़ सकते हो। और तीसरी ताकत यह है कि तुम जिस वक्त जिस जगह जितनी दौलत मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी। मैंने ये तुम्हें 3 ताकतें दे दी हैं। तुम इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ और तजर्बा करो, मगर ये वादा करना कि अगर तुम्हारे तजर्बात नाकाम रहें और तुम दुनिया से उकताहट महसूस करो तो यहाँ मेरे पास वापस आ जाओगे। और दूसरी बात यह है कि सख्त तरीन गुस्से के बावजूद तुम इस ताकत के ज़रिए किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। क्या तुम्हें ये शर्तें मंजूर हैं? वो अजीब सी नज़रों से तौफीक बाबा को देखने लगा। वो बीमार ज़रूर हो गए थे, उन्हें मामूली सा बुखार था। ये कैफियत नहीं थी कि वो इतने से बुखार में ऐसी अजीबोगरीब बेतुकी बातें करने लगे। ताहम दिलचस्पी के ख्याल से उसने कहा ठीक है बाबा, ये शर्तें मुझे मंजूर हैं। तौफीक बाबा उसकी बात सुनकर कहने लगे ठीक है, तब तुम इसी वक्त इस जेल से निकल सकते हो। गार्ड और जो बाहर सिपाही खड़े हैं, इस बार जब वो इधर आए तो तुम ख्वाहिश करना कि तुम उसके जिस्म में मुंतकिल हो जाओ। इस तरह तुम यहाँ से जा सकते हो। जेल से बाहर जाकर उसका जिस्म छोड़ देना ताकि वो बेचारा ड्यूटी पर वापस आ सके।
बाबा ने कहा और उसे हंसी आ गई। कहने लगा, शायद आपकी तबीयत बहुत ख़राब है बाबा, इसीलिए आप ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। क्या मैं गार्ड से कहकर डॉक्टर को बुलाने का बंदोबस्त करूं? तौफीक बाबा हैरत से मुस्कुराए। कहने लगे, क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मेरी गुफ्तगू को जो तुम समझ रहे हो मैं सच कह रहा हूँ, और अपने पागलपन के बारे में फैसला तुमने करना है, मैंने नहीं। ठीक है बाबा, मैं आपकी दी हुई ताकतों को आजमाने की कोशिश करता हूँ। इस बार गार्ड को इस तरफ आने दें और मैं उसके ज़रिए बाहर निकल जाऊँगा, उसने कहा, और फिर सलाखों के दरवाजे पर नज़र जमा दी। गार्ड के भारी कदमों की आवाज़ें इस कोठरी की तरफ आ रही थीं। वो दरवाजे के करीब पहुंच गया और फिर अचानक गार्ड सामने आ गया। उसने दिल में सोचा कि वो गार्ड के जिस्म में दाखिल होना चाहता है, और न जाने क्या हुआ कि गार्ड अचानक ठिठक कर रुक गया। वो फटी फटी नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रहा था, और अचानक गौहर को अपने जिस्म में एक अजीब सी कपकपी का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे इसका जिस्म लर्ज रहा है, और फिर वो छोटी सुलाखों से बाहर निकल आया। अब वो गार्ड के जिस्म में था। उसने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को देखा और फिर हैरत से सुलाखों के अंदर तौफीक बाबा को देखा, जो अपने कंबल में बैठे हुए मुस्कुरा कर उसे देख रहे थे। वो कहने लगे, मेरे बेटे, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया? अब जाओ और इस दुनिया की हकीकत को देख लो। उसने हैरत और हसरत से दोबारा अपने जिस्म को देखा जिस पर गार्ड की वर्दी थी। क्या दर हकीकत उसे ये पुरस्रार ताकतें मिल गई थीं? अब तो कोई शक व शुबा नहीं था। चुनाचे वो वहां से रुख मोड़कर चल दिया। उसका रुख जेल के दरवाजे की तरफ था। रास्ते में उसे किसी ने नहीं टोका, क्योंकि इस वक्त वो एक गार्ड था। वो इत्मीनान से जेल से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने चारों तरफ फैली हुई तारीकी में नजर दौड़ाई। बाहर का माहौल अब भी इस कदर तारीक था जितना पहले, लेकिन न जाने क्यों इस वक्त उस तारीकी में उदासी नहीं बल्कि खुशी थी। वो एक तरफ चल पड़ा और काफी फासला तय करके एक बारौनक सड़क पर आ गया। जारी है कहानी साया। इसका नेक्स्ट हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।